मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो नेट की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में डिटेल से बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है कि एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को कौन सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बजट कैसा बनता है, पैसों का सर्कुलेशन कैसे होता है, नीतियां बनाने के पीछे का राज क्या है, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय आय जीडीपी वगैरह क्या होता है, एक देश का जो विदेश नीति है, ये विदेशी व्यापार है वो किस प्रकार से चलता है, इन सब चीजों के बारे में अगर डिटेल से समझना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या फिर इसको समग्र अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं समष्टि अर्थशास्त्र की कंप्लीट सीरीज, जो आपके हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा और ये सीरीज पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल से बताऊंगा, हर एक टॉपिक को, हर एक सिद्धांत को, जेएम कीन्स के बारे में, उनके अलग अलग थ्योरीज के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ये है आज इस क्लास का पहला वीडियो इस सीरीज का, जहां हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, प्रकार, महत्व और सीमाओं के बारे में। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र यानी कि इको एंड नॉमिक्स। अर्थ का मतलब होता है धन या धन से जुड़ी हुई चीजें, नॉमिक्स का मतलब, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब वो सारी चीजें जहां पर धन का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब होता है वो सारी क्रियाएं जिसका संबंध धन के उपार्जन या धन से संबंधित होता है, उसका अध्ययन हम इकोनॉमिक्स से कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। लेकिन बाद में जाके इसका अर्थ बहुत ज्यादा बदल गया और ये कहा गया है कि मानव जीवन जीने के लिए जो भी वो क्रियाएं करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि उसका संसाधन सीमित होते हैं, तो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं का जहां अध्ययन किया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन आगे जाके ये मानव की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं बहुत बड़ी हो गई, तो इसके लिए सन 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो शाखाओं में बांटा। एक शाखा जिसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर माइक्रो का ग्रीक वर्ड होता है माइक्रो, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब अर्थशास्त्र की वो शाखा जहां पर सूक्ष्मतम या व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि हम जब समष्टि की बात करते हैं, समष्टि जिसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जहां पर ये वर्ड बना है ग्रीक भाषा के शब्द से और जिसका मतलब होता है मैक्रोस, मैक्रोस का अर्थ होता है बड़ा, लार्ज, मतलब अर्थव्यवस्था की वो समस्या जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, तो उसके हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र जो है पुराने समय से ही चलता आ रहा है, क्योंकि जब राजा महाराजाओं का समय था तब से ही राज्य के बारे में जानना है, राज्य की आय कितनी होती है, राज्य में कितने लोग रोजगार है, कितना व्यवसाय चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में पहले से ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक विचारक, वाणिज्य जो वाणिज्यविद है, मतलब जो हमारे मर्चेंटाइज जो पहले वाणिज्य या व्यापार का अध्ययन करते थे, उनको कहा जाता था, उन्होंने संपूर्ण अर्थशास्त्र को समृद्ध बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, केवल एक व्यवसाय पे नहीं, हमें संपूर्ण व्यवसाय को साथ लेते हुए एक राष्ट्र को अधिक से अधिक संपत्ति जोड़ने वाला बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का विकास होगा तभी व्यापारियों का विकास होगा, तभी व्यापार का विकास होगा। लेकिन उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो नहीं, लेकिन समष्टिमुखी मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जोड़ के आगे चलने की बात कही। लेकिन आगे जाके जो प्रकृतिवाद नामक विचारधारा का जन्म हुआ 18वीं शताब्दी में, उसमें प्रमुख थे क्यूने। उन्होंने कहा कि समाज के तीन वर्ग है, उत्पादक, भूमिदारी, उत्पादक मतलब जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हैं, भूमिदारी मतलब जो खेतीबाड़ी करते हैं, और अनुत्पादक जो इन दोनों के अलावा दूसरे वर्ग है जिसमें आपके लेबर वगैरह होते हैं। इनमें इनको बांटकर धन के परिणाम का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि धन किस प्रकार से लोगों को प्राप्त होता है, और धन का, क्योंकि ये तीनों ही समाज को तीन भागों में बांट दिया, इसलिए कहा जाता है ये इस सिद्धांत ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था में धन का वितरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया, और यहीं से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पर समष्टि अर्थगत अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना शुरू हुआ। बाद में प्रोफेसर माल्थस
आपको पता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कितना फेमस है, और जनसंख्या ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो जनसंख्या सिद्धांत के माध्यम से इस विचारधारा का जन्म दिया, और बाद में वाणिज्यवादी मर्चेंटाइज और कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी उत्पादन के आधार पर एक अर्थव्यवस्था में धन के वितरण पर जोर दिया। मतलब धन का वितरण ही मेनली समष्टि अर्थशास्त्र का जो आधार रहा है। ठीक है, बाद में प्रोफेसर क्लार्क, डिक्सेल और इरविंग फिशर आदि, इन्होंने अलग अलग समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए। फिर वो ये आए गार्डनर और पीगू, हेनरी स्टोन, रॉबर्टसन सहित अन्य अर्थशास्त्रों ने जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें एक देश में मुद्रा और सामान्य कीमत स्तर व्यापार चक्रों के सिद्धांतों का जन्म दिया, किस प्रकार से देश को संभाला जा सके। और फिर आए प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, जिन्होंने 1936 में एक बुक प्रस्तुत लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल मनी, और तब से उनको समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं, क्योंकि बेसिक थ्योरी जो समष्टि अर्थशास्त्र को एक अर्थव्यवस्था को संभालने की जो इन्होंने प्रदान की। लेकिन वाणिज्यवादियों से जो है प्रकृतिवादी, फिर माल्थस, फिर कार्ल मार्क्स, फिर क्लार्क, इन सब के सिद्धांतों को बदलते बदलते 1936 में जाके वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र का एक सही आधुनिक विचारधारा हमारे सामने आया प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के माध्यम से, और इन्हें हम समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जहां किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों का, यानी कि सामूहिक आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यूं कहे अर्थशास्त्र वो शाखा है जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, रोजगार कैसे सृजन किया जाए, बेरोजगारी क्या होती है, विदेशी व्यापार क्या होता है, मुद्रा क्या, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, इसके बारे में कई सारे लोगों ने अपने अपने रूप में परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर बाउल्डिंग के अकॉर्डिंग व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत नहीं, एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक उत्पादक नहीं, सभी उपभोक्ताओं, सभी विक्रेताओं, सभी प्रकार के बाजारों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसका व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य मूल्य स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से इसका अर्थ होता है। इसी को बाद में प्रोफेसर सुल्ज ने और अच्छी तरह से बताया कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य चर राष्ट्रीय आय विश्लेषण करता है। मतलब एक राष्ट्र की आय किस प्रकार से सृजित होती है, इसके बारे में, इसके घटकों के बारे में, इसके कारकों के बारे में अध्ययन करना ही समष्टि अर्थशास्त्र है। प्रोफेसर चेम्बरलिन ने कहा व्यापक अर्थशास्त्र कुल मात्राओं का अध्ययन करता है, मतलब सभी को मिलाकर वो एक ग्रुप में सामूहिक के रूप से इस चीज के अध्ययन करता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, जब हमने पढ़ा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो हमें यह भी जानना है किस प्रकार की समस्याओं का, तो इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नाम में जानेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले आय, उत्पादन और रोजगार के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में आय का जन्म किस प्रकार से होता है, आय कहाँ से आता है, रोजगार का सृजन कैसे होता है, उपभोग कैसे चलता है, उत्पादन कैसे होता है, इन सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। कीमत सिद्धांत, एक देश में मुद्रा स्फीति किस प्रकार से होती है, अब स्फीति, मूल्य स्तर का उतार चढ़ाव कैसे होता है, ठीक है, महंगाई कैसे आती है, मंदी कैसे आती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था को स्थिर कीमत स्तर कैसे प्रदान किया जा सके, संतुलन कीमत स्तर कैसे प्रदान किया जाए, इन सब सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत, किसी भी अर्थशास्त्र का एक देश का प्रमुख लक्ष्य होता है आर्थिक विकास। तो देशों का आर्थिक विकास में देश में आय का विसर्जन कैसे किया जाए, उत्पादन, रोजगार में किस प्रकार से वृद्धि हो सके, इन सब चीजों के बारे में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। वितरण का व्यापक सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यह सिद्धांत कुल राष्ट्रीय आय की मजदूरी एवं लाभ के बीच के वितरण का, किस प्रकार से मजदूरी को बांटा जाता है, लाभ का निर्धारण कैसे होगा, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, इसके अलावा समष्टि आर्थिक नीति। ऊपर के ये चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट के 1 से 4 तक जिन विषयों की चर्चा की गई उन सबके सिद्धांतों का प्रतिपादन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। देश में उत्पादन
कितना होना चाहिए, कुल उत्पादन कैसे होना चाहिए, उत्पादन का स्तर कितना है, कौन कौन सी मददें शामिल हो रही है, रोजगार किस प्रकार सृजित हो रहा है, बेरोजगारी क्या होती है, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास की दर क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। और आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, देश में मंदी आ जाती है, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी अर्थव्यवस्था हमारी डबाडोल होने लगती है, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए हमें मुद्रास्फीति के कारणों को जानना जरूरी है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पता चलता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और है व्यापार चक्र पर नियंत्रण करना। व्यापार चक्र मतलब आर्थिक नीतियों को इस प्रकार से तैयार करना ताकि अर्थव्यवस्था में अस्थिरता ना हो, स्थिरता उत्पन्न हो सके। अस्थिरता आ गई तो मंदी और महंगाई कभी भी आ सकती है। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों की बात करते हैं, किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या को दूर किया जाता है, कौन कौन सी नीतियों, तो उपकरण की बात करते हैं। यहाँ पर राजकोषीय नीतियां मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राजकोषीय नीति मतलब सरकार की वो नीति जहां पर ये पता चलता है सरकार किस प्रकार से अपने देश में आय और व्यय करने वाली है। सरकार के आय, व्यय, टैक्स कि सरकार कितना लोन लेने वाली, उधार, इन सबसे रिलेटेड जो नीतियां होती हैं उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। और एक देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति है। मौद्रिक नीति, देश में मौद्रिक नीति, मुद्रा का संचरण किस प्रकार से होता है, वित्त का नियमन किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित जो नीति होती है इसको मौद्रिक नीति कहती है। और इसको तैयार करने की जिम्मेदारी होती है केंद्रीय बैंक, जो संपूर्ण देश में मुद्रा से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है। आय नीति, सरकार ये भी प्रश्न करती है कि मौखिक अनुनय, वर्बल प्रशिक्षण के या मजदूरी का कीमत नियंत्रण प्रॉपर किया जाए, लोगों की आय का स्तर समान बनी रहे, लोगों के बीच में जो गरीब और अमीर के बीच में जो गैप होता है उसे कम से कम रखे, इसलिए आय नीति, जिसमें टैक्स बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, हम विदेशी व्यापार को शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार किस प्रकार से होता है, हम कैसे दूसरे देशों के साथ संबंध बना के रखते हैं, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारे पास जो ज्यादा है किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ हमारे जब हमारे आर्थिक, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, हमारे विनिमय दर नीति कैसा होगा, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पर डिटेल से हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, अगर समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसको कई वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले वर्ग होता है समष्टि तथा व्यापक स्थितिकी, सबसे पहला टाइप। मैक्रो स्टैटिक, यह केवल स्थिर स्थिति में व्यापक चरों के संबंध में व्याख्या करता है। ये मान के चलते कि यहाँ पर जिस बदों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो स्थिर है, किसी प्रकार का जो है यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इस स्थिति हम मान के चलते हैं y = C+। यहाँ पर C का मतलब होता है उपभोग और I का मतलब होता है विनियोग। और ये निवेश अल्पकाल में हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्थैतिक अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा जो अर्थशास्त्र है वो है तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी, कॉम्परेटिव मैक्रो स्टैटिक्स। क्योंकि अल्पकाल में भले ही हमें लगता है कि चीजें स्थिर होती है, लेकिन समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन रहता है तो संतुलन का स्तर भी बदलता रहेगा। निवेश में परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन होगा, उपभोग के स्तर में परिवर्तन होगा, बचत में परिवर्तन होगा। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन करने को ही हम तुलनात्मक समष्टिगत स्थिति के नाम से जानते हैं। फिर वह समष्टि गतिशीलता, ये हमारा दीर्घकाल का समय होता है जहां पर हम ये पता करते हैं कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है चीजों में परिवर्तन आता रहता है, उत्पादन बढ़ता या घटता रहता है, आय में वृद्धि कमी होती रहती है, रोजगार में कमी वृद्धि होती रहती है। तो जब चीजों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना ही समष्टिगत गतिशीलता यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, डायनामिक के नाम से जानते हैं। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। क्या विशेषता है? जब हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला है व्यापक दृष्टिकोण। ये सूक्ष्म इकाइयों का नहीं वरन पूरे अर्थव्यवस्था के सामूहिक इकाइयों के बारे में बताता है। एक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण समस्याओं के बारे में बताता है। दूसरा है व्यापक विश्लेषण, ये केवल दृष्टिकोण ही अपनाता है, हर एक चीज को बारीकों से, उसकी नीतियों का, नीतियों के प्रभावों का, उसके कारणों का, उसको दूर करने का हर एक तरीके से क्या करता है, विश्लेषण करता है।
व्यक्ति की अपेक्षा समूह पर बल होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत प्रभावों का नहीं, जबकि सामूहिक प्रभावों का बात करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत आय की बात ना करके सामूहिक आय यानी कि राष्ट्रीय आय की बात की जाती है। ठीक है। परस्पर निर्भरता, व्यापक अर्थशास्त्र में समष्टिगत चरों के होने वाले परिवर्तनों का परस्पर, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि व्यापक अर्थशास्त्र से ही समष्टिगत अर्थशास्त्र का निर्माण होता है और ये दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। ये प्रमुख विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है समष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व। महत्व मतलब क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है हमें समष्टिगत। सबसे पहले आर्थिक नीतियों के निर्माण में समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब हम आर्थिक नीति बनाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा इस नीति का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो और इसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, रोजगार नीति हो, विकास सिद्धांत हो, भुगतान शेष हो, मौद्रिक नीति आदि, इन सभी विचारों का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, तब जाके एक अच्छी नीति का निर्माण हो सकता है। आर्थिक विकास का मापक, एक देश का आर्थिक विकास जीडीपी से पता चलता है, राष्ट्रीय आय से पता चलता है। दो देशों के बीच में विकास का स्तर क्या है, दो अलग अलग समय के बीच में, तो इसके बारे में भी हम समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पता चलता है। समग्र अध्ययन के लिए उपयोगी, अगर हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर को समझना है, रोजगार के स्तर को समझना है, बेरोजगारी कितनी क्या समझना है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, शिक्षा की स्थिति को समझना है, चिकित्सा की स्थिति को समझना है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ता है। जटिल अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए आवश्यक, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था जटिल होती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर समय हर चीज हर एक 10 किलोमीटर के बाद चीजें बदलती रहती हैं। तो इतनी जटिल अर्थव्यवस्था में अगर चीजों को सही तरीके से समझना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को समझना ही पड़ेगा। तो इसके महत्व बेस्ट, समष्टि अर्थशास्त्र तो बहुत जरूरी है किसी भी अर्थशास्त्र के लिए या फिर अर्थशास्त्र के छात्र के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, ऐसा नहीं है कि समष्टि अर्थशास्त्र में सारी जानकारी मिल जाती है, नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है यहां पर, क्योंकि ये हमारे समग्र अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र के योग का अध्ययन करता है। जैसे हम कहते हैं भारत जीडीपी के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये क्या है, एक समग्र स्तर है। लेकिन वास्तविकता ये देखेंगे कि फोर्थ अर्थव्यवस्था सही है, लेकिन भारत के 10% लोगों के पास भारत की 90% धन है, जबकि 90% लोगों के पास 10% ही धन है। तो लेकिन टोटल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तव में वास्तविक जनता के पास धन नहीं है, केवल कुछ लोगों के हाथ में है। तो यहाँ पर निष्कर्ष वास्तविक ना होके एक अनुमानित और गलत निष्कर्ष प्रदान करता है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले। बेटा वो टोटल है, वास्तव में भारत के लोगों की आय बहुत ही ज्यादा नीचे है। अभी हम कई प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत पीछे हैं। व्यक्तिगत इकाई को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर समष्टिगत समष्टि राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो यहाँ पर पूरे राष्ट्र की आय की बताता है, यहाँ पर एक या दो व्यक्ति की आय के बारे में बात नहीं करता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति एक दिन में 600 करोड़ रुपए भी कमा लेता है और एक व्यक्ति को 600 रुपए भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं मिलता है। समूह के संरचना को महत्व ना देना, यहाँ पर समूह के बारे में तो बताता है, समूह की संरचना के बारे में नहीं बताता है। जैसे आकार प्रकार कैसा होता है, बनावट कैसा होता है, इसकी बात यहाँ पर नहीं की जाती है। सामूहिक मात्रा व्यक्तिगत मात्राओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि तथा समष्टि प्रणालियों में परस्पर निर्भरता, चाहे कुछ भी हो, हम अगर व्यष्टि और समष्टिगत को अगर देखेंगे दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। लोगों की व्यक्तिगत आयों का योग करके ही राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। अगर लोग आय ही नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय आय का निर्माण भी नहीं होगा। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार रोजगार का सृजन करेगी तो व्यक्तियों को आय होगा, तो सामूहिक रोजगार से व्यक्तिगत रोजगार का निर्माण हो रहा है। तो दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके मतलब ये होता है, अगर व्यापक अर्थ विश्लेषण में सूक्ष्म अर्थ विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने और उसके संबंधी नीतियों को समझने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना है। अगर हमें एक घर बनाना है तो घरों को ईंटों से जोड़ना पड़ेगा और ईंट एक एक करके लगाया जाता है, सारे ईंटों को एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। तो मतलब एक एक ईंट को जोड़ेंगे तब जाके पूरा घर बनेगा। जैसे पूरे राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए राष्ट्र के हर एक व्यक्ति की आयों का योग करना जरूरी हो जाता है।
व्यापक आर्थिक विश्लेषण का कार्य सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के बिना पूरा नहीं होता है। जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के रोजगार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, घर घर जाके लोगों की संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक भारत की कुल जनसंख्या का पता नहीं चलने वाला है। यदि समाज द्वारा वस्तु और मांग की बढ़ाई जा रही है तो सामान्यतः ये कहा जाएगा कि फर्म उत्पादन बढ़ाएगी। जब व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मांग बढ़ेगी तभी जाके जो है सामूहिक मांग के बारे में बात करेंगे। जब लोग मार्केट में जाएंगे तभी तो मार्केट में सामान बिकेगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वहां समष्टि अर्थशास्त्र का अपना महत्व है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं बेटा। एक व्यक्तिगत उत्पादक के सामने हमेशा ये समस्या होती है कि वो साधनों का पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार से करे। एक व्यक्ति के रोजगार के मजदूरी दर के बारे में निर्धारण करने के लिए सभी लोगों की मजदूरी को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति की मजदूरी का निर्धारण होता है। ऐसे नहीं हो जाता है। 1 किलो आलू का मतलब 10 रुपए अगर मिल रहा है, इसका मतलब होता है सभी लोग मिलके आलू के रेट को तय करते, तब जाके बनता है। सामूहिक क्रिया पर व्यक्तिगत क्रिया का प्रभाव व्यक्तिगत क्रिया पर पड़ रहा है। कोई फर्म अपना कितना माल बेचेगी है केवल उस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि समाज में नागरिकों की क्रय शक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर वस्तु को उत्पादन करेंगे तो उत्पादन का देखना पड़ेगा समाज में वस्तुओं की मांग कितनी है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। चाहे हम व्यष्टि की बात करते हैं, व्यष्टि समष्टि पर निर्धारित है और समष्टि व्यष्टि पर। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दोनों के बिना हमें अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी मेरे चैनल से जुड़कर। मेरे साथ जुड़कर रहिए तो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक चीज की जानकारी डेली वे में मिलेगा। डेली आपको एक ना एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा ताकि आपको हमारी अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से जानकारी मिल सके। क्लास की शुरुआत है, अंत नहीं है। इसी तरह बने रहिए, आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय।